This is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्स। तो स्टार्ट करो, हेडिंग लगाओ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नर्व होती है उसे नर्व बोलते हैं या उसे न्यूरॉन बोलते हैं। सिंगल हो तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं। जो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोनल मेम्ब्रेन। नॉर्मल ये होता है हमारा न्यूरॉन, इसकी जो पूरी मेम्ब्रेन होती है इसे न्यूरोनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये जो इसका पार्ट होता है जो एक्सॉन है उसकी मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ एक्सॉन को कवर कर रही होती है वो। फिर उसके बाद एक्सॉन के अंदर, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जो नर्व है उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और जो बाहर की तरफ होता है उसके अंदर उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर वाला फ्लूइड और अंदर वाला सेल के अंदर वाला फ्लूइड। अब इसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज में सोडियम प्रेजेंट हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, फॉस्फेट, बेसिकली सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं इन फ्लूइड्स के अंदर। समझे? न्यूरोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोप्लाज्म, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कंडक्शन के बारे में। अब आयन चैनल्स होते हैं, ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, उनके चैनल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। कितने होते हैं? दो टाइप के चैनल्स हो सकते हैं। एक होते हैं लीकी चैनल्स और एक होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जैसा आपको नाम दिख रहा है बस एग्जैक्टली वही उसका एक्सप्लेनेशन है। लीकी चैनल का मतलब कि वो लीक करेंगे जैसे कि रिमेन्स ओपन, जैसे कि के प्लस चैनल। इसका मतलब के लीकी चैनल, के प्लस लीकी चैनल जो होंगे वो एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे और वो जहां जहां पे भी प्रेजेंट होगा वहां से के प्लस जाता जाएगा, वहां से पास होता जाएगा कंटिन्यूसली, क्योंकि वो हमेशा खुले है तो के प्लस लीक होता जाएगा। वोल्टेज गेटेड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ही वो चैनल जो है वो खुलेगा और उसी टाइम पे वो आयन बाहर आएगा। जैसे कि Na प्लस और K प्लस के चैनल, K प्लस दोनों वोल्टेज गेटेड भी हो सकते हैं और लीकी चैनल भी हो सकते हैं, लेकिन सोडियम इज वोल्टेज गेटेड चैनल। इसमें एक स्पेसिफिक स्टिम्युलस आएगा जो वो जो गेट है वो परसीव करेगा। वो अभी गेटेड चैनल्स में कोई भी स्टिम्युलस आ सकता है, लेकिन अगर वोल्टेज गेटेड की मैं बात करूं तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज का स्टिम्युलस आएगा और वो गेट ओपन होगा और फिर वो आयन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोलराइजेशन के साथ। पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो नर्व की एक्सोनल मेम्ब्रेन बनाओ। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको बोला, एक सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा K प्लस के लीकी चैनल्स जो कंटिन्यूसली बाहर भेजते रहेंगे। एडिशनली प्रेजेंट होता है यहाँ पे ATP, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जिसमें क्या होता है 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और 3 सोडियम बाहर जाते हैं। इतना बना लिया हो तो स्टार्ट करते हैं। देखो,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है? ये तो मैंने आपको बताया आउटलाइन के, ये ऐसे ऐसे करना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप जब रेस्ट कर रहे हो, जब आपका एक्सॉन या न्यूरॉन या नर्व जो भी है वो कोई काम नहीं कर रहा है अभी, वो होता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो नर्व होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या है? पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि बाहर पॉजिटिव आयंस होंगे और अंदर नेगेटिव आयंस होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि बाहर प्रेजेंट होता है सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। नॉर्मली हमारी बॉडी में कहीं पे भी एक्स्ट्रा सेल्यूलरली सोडियम ज्यादा प्रेजेंट होता है और इंट्रा सेल्यूलरली पोटेशियम ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो न्यूरॉन में भी ऐसा होगा, बाहर सोडियम ज्यादा है इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज, पर आपको सवाल आएगा कि पोटेशियम भी तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्यों इधर नेगेटिव? इधर नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से अंदर आता है नेगेटिव चार्ज, बाहर आता है पॉजिटिव चार्ज। समझे इतना? ये है हमारा नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट होगा उस टाइम पे सोडियम जो चैनल्स होंगे वोल्टेज गेटेड वो बंद होंगे, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो बंद होंगे, लीकी चैनल्स जो होंगे वो ओपन होंगे और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो इधर क्यों है और इसका क्या काम है? तो इसका जवाब आपको पूरे लेक्चर में मिले तो ढूंढना, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी कि क्यों इधर एटीपीएस था। समझे इतना? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या क्या चीजें हैं? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है। तीसरी चीज के लीकी चैनल जो है वो हमारा खुला है। समझे? ये तीन चीज इतना हुआ। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट कर रहा था तब होगा, पर अब हमें क्या इसे रेस्ट करने देना है? नहीं, हमें इसे एक्टिवेट करना है क्योंकि हमें इसे पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या कि अब आएगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इसका मतलब क्या कि सॉरी, इसका मतलब कि सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना है। तो वो कैसे एक्टिवेट करेंगे? तो सबसे पहले आएगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसका मतलब एक ऐसा स्टिम्युलस आएगा जो हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल को स्टिम्युलेट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वो उसको स्टिम्युलस दो तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो खुल जाते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस होगा, वो क्या करेगा? आएगा इस नर्व पे, कोई मतलब किसी को तो बोलना पड़ेगा कि चल भाई उठ, तू सो रहा है। कोई मम्मी आके उठाएगी ना उसे कि उठ, तो बच्चे को सो रहा है तो वो कौन उठाएगा? उसे थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस उठाएगा। तो ये उठ रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व इंपल्स का। और ये बच्चे को उठा के अब क्या करना है? अभी स्कूल भेजना है, तो स्कूल भेजने के लिए क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। तो वो होगा ट्रांसफर टू टारगेट। मतलब स्कूल भेज रहे हैं हम बच्चे को, टारगेट हमारा क्या है? कुछ भी हो सकता है, मसल हो सकता है, कोई दूसरा नर्व एंडिंग हो सकता है, डिपेंड करता है इसको एक जगह से दूसरी जगह से मैसेज कौन सा और क्यों पहुंचाना है। वो किसी मसल को हो सकता है कि चल तू कॉन्ट्रैक्ट कर, वो किसी और नर्व को हो सकता है कि तू आगे पहुंचा, कुछ भी हो सकता है। तो वो टारगेट है हमारा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मम्मी आई, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ट्रांसमिशन किया कि उसको उठाया, ट्रांसफर टू द टारगेट, स्कूल भेजा, और स्कूल भेज के क्या करेंगे? पढ़ाई। तो इफेक्ट ऑन द टारगेट, जो इफेक्ट हमें चाहिए था वो इफेक्ट आया। ये है हमारा एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या फॉलो करता है? ऑल और नन लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल और नन फिनोमिनन। इसका मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस आना चाहिए तभी ये नर्व जो है वो एक्साइट होगा। अगर इससे थोड़ा सा भी कम स्टिम्युलस आएगा ना तो वो नर्व एक्साइट नहीं हो पाएगा। या तो इतना स्टिम्युलस चाहिए, इतना स्टिम्युलस होगा तो पूरा नर्व की एक्साइटेबिलिटी होगी और वो आगे ट्रांसफर करेगा ही करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिनन।
और जो हम नहीं है, हम लोगों को भी ऑल और नन फिनोमिनन होना चाहिए कि पढ़ना है तो मतलब पूरा का पूरा पढ़ के फिर ही उठना है। पर हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा स्टिमुलस आता है, बीच में मोटिवेशन आती है, तो थोड़ा पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस से रील स्क्रॉल करने लग जाता है। वो नहीं करना, हमें भी ऑल और नन प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो समझ में आया तुम्हें इतना? ये है नॉर्मल डीपोलराइज स्टेट, पोलराइजेशन सॉरी पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज नहीं है, मिक्सअप मत करना कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब दूसरा मैंने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल दिया, एक्शन पोटेंशियल दिया, तो अब इस मेम्ब्रेन में क्या होगा ना, अब वो हम देखेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे डीपोलराइज स्टेट। अगेन नर्व बनाओ, इसमें भी होंगे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, और लीकी। नर्व मेम्ब्रेन तो वही है ना, न्यूरॉन, खाली वो चीजें चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो डीपोलराइजेशन होगा कैसे? नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -40 टू -90 मिलीवोल्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। माइनस इज अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड चार्ज। तो ये होता है हमारा नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब इस वोल्टेज पे प्रेजेंट होता है। पर अगर हम लोग उसको वोल्टेज दे -55 टू -60 मिलीवोल्ट, अगर वोल्टेज आई इस नर्व पे, तो ये मेम्ब्रेन हो जाएगी एक्साइट। कैसे? कि जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा ना, जो वोल्टेज में नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन की वो वोल्टेज होती है वो -70 होती है, पर जो थोड़ा सा चेंज होता है ना, वो इमीडिएटली Na+ जो है वो स्टिम्युलेट कर देता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। इसका मतलब थोड़ा सा भी चेंज होगा वोल्टेज में तो वो एज अ स्टिम्युलस एक्ट करेगा सोडियम पे, एंड सोडियम is sensitive to change in voltage। इसका मतलब कि अगर थोड़ा सा चेंज होगा वोल्टेज में तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, सोडियम को। तो जब सोडियम को पता चला तो क्या किया उसने, अपना चैनल खोल दिया। सोडियम कहाँ था, ज्यादा बाहर था, अंदर कम था, तो बाहर से सारा सोडियम कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। लीकी चैनल्स खुले रहेंगे, तो आपको ऐसा दिमाग में आएगा कि सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम भी अंदर ही है, पर यहाँ से बाहर भी निकल रहा है। इतना समझ में आया तुम्हें? तो बाहर का जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि बाहर के सारे सोडियम फटाफट भाग के अंदर आ गए, और अंदर आ गए तो अंदर जहां सोडियम वहां पॉजिटिव, लेकिन जितने सोडियम अंदर आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज लीकी पोटेशियम चैनल। मतलब ये कि अंदर अभी भी पोटेशियम प्रेजेंट है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो इक्वल ही हुआ। नहीं, जो पोटेशियम बाहर जा रहा है वो बहुत 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 कम है एज कंपेयर टू सोडियम। जो वोल्टेज गेटेड होते हैं हमारे पास वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आयंस लेके आते हैं, लेकिन जो लीकी चैनल होता है हमेशा खुले ही रहते हैं और बहुत थोड़े अमाउंट में बाहर जा रहा होता है। ये पोटेशियम भी जैसे, सोडियम क्योंकि वोल्टेज गेटेड से इसलिए जल्दी आया और ज्यादा आया, पर ये हमेशा से ही बाहर थोड़ा जा ही रहते। तो अब बाहर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गई, तो इससे ये डीपोलराइज हो गया, यानी पोलराइज का एग्जैक्टली ऑपोजिट। समझे इतना कि नॉर्मली हमारा -70 पे था, लेकिन जैसे वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज आया, -60 में पहुंचा, सोडियम जो है वो फटाफट एक्टिवेट हो गया कि भाई ये कैसे हो गया वोल्टेज चेंज, तो फटाफट सारे के सारे सोडियम अंदर आ गए। तो इस वजह से अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। समझे इतना? अब इसके बाद क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, वो होगा रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है। एक काम करो, पहले लिख लो फिर बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब वापस पोलराइजेशन के स्टेट में लाना। तो उसमें क्या होता है, अगेन अपना नर्व मेम्ब्रेन बनाओ, इसके ऊपर तीनों चैनल बनाओ, एक सोडियम का, एक पोटेशियम का
और एक लीकी जो हमेशा चालू रहेगा। और तीसरा क्या है, एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। चलो, हमारे पास क्या था, बाहर नेगेटिव हो गया था, अंदर पॉजिटिव हो गया था। अंदर Na+ आ गए थे और बाहर कुछ भी नहीं था, थोड़े बहुत K+ थे, थोड़े बहुत Na+ थे, जो भी, और अंदर K+ भी थे। तो क्या किया ना, क्योंकि बाहर नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है, तो ये नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट नहीं है। तो क्या होता है कि ये पोटेशियम चैनल्स जो है वो खुलते हैं और वो बाहर निकालते हैं पोटेशियम को, जिस वजह से वापस से बाहर का पॉजिटिव और अंदर का नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले बाहर सोडियम था, अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज आयन था, तो इसलिए बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था। फिर डीपोलराइजेशन में सब कुछ अंदर आ गया, सोडियम भी पोटेशियम भी नेगेटिवली भी, इसलिए अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया। अब ये वापस से K+ बाहर गया ताकि वो पोलैरिटी मेंटेन कर सके, बाहर वापस पॉजिटिव और अंदर वापस नेगेटिव हो सके। दूसरा, ये जो लीकी चैनल है वो तो चलते रहेंगे, एटीपीएस पंप जो है वो भी चलता रहेगा। इसमें चेंज इतना हुआ रीपोलराइजेशन में, K+ वापस बाहर गया ताकि वो पोलराइज की स्टेट में रह सके। पर अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो एक डाउट आएगा आपके दिमाग में कि ये तो गलत हो गया ना, मतलब नॉर्मली बाहर Na+ होना चाहिए था, अंदर K+ होना चाहिए था, तो उल्टा हो गया। तो हाँ, ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। ये हम ग्राफ बनाएंगे एक, ये यहाँ पे वोल्टेज हमारा और यहाँ पे एक्टिविटी। देखो, यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। किसी भी वजह से अगर वोल्टेज थोड़ा भी -50 भी हो गया तो वो तुरंत क्या होगा, डीपोलराइज हो जाएगा। ये पोलराइज स्टेट था, ये डीपोलराइज हो जाएगा, शार्प ऐसे राइज होगा। फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन के बाद उसको अच्छा नहीं लगेगा कि बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो इमीडिएटली क्या होगा, वो फटाफट रीपोलराइजेशन होगा। तो शार्प राइज एंड रैपिड फॉल इज नोन एज स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, ये स्पाइक पोटेंशियल हुआ। अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन में क्या था, इस पोटेशियम चैनल ओपन थे। इसमें मैं एक और आपको बात ऐड करना चाहती हूँ कि सोडियम चैनल जो थे वो क्विकली ओपन हुए और क्विकली क्लोज हो गए। जो पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब आराम से खुलेंगे, आराम से बंद होंगे। जो सोडियम चैनल थे उन्होंने खुला, सारे सोडियम बाहर निकाले, डिपोलराइजेशन किया, बंद कर दी। इस टाइम पे क्या हुआ, पोटेशियम खुला, वो खुला है, आराम से पोटेशियम सारे बाहर जा रहे हैं, उसको कुछ चिंता नहीं है। 70 पे पहुंच गया मिलीवोल्ट पे, अभी भी जा रहे कि कोई बात नहीं, जाने दो, उसको बहुत टाइम लगता है बंद होने में। तो वो एक नीचे इस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे वोल्टेज कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। इस पोटेंशियल पे पहुंच जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। सबसे पहले डीपोलराइज था जिसमें सोडियम अंदर आया था, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन है जिसमें पोटेशियम बाहर गया ताकि प्लस बाहर और माइनस अंदर हो जाए। पर वो पोटेशियम को बंद होने में इतना टाइम लग रहा है कि वो -70 से भी नीचे पहुंच गया, -90 पहुंच गया, विच इज नोन एज हाइपर पोलराइज स्टेट। पर ये भी तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए, जिसमें हमें क्या करना है, हमें -70 मिलीवोल्ट चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर चाहिए, ये दोनों ही नहीं हमारे पास। तो करने के लिए क्या करना होता है ना, ये एटीपीएस पंप है वो एक्टिवेट होता है। तो बाहर K+ थे, अंदर Na+ थे, क्या करता है, 2 K+ को अंदर लेता है, 3 Na+ बाहर छोड़ता है, ऐसे धीरे धीरे करता रहता है, जिस वजह से वापस से बाहर Na+ हो जाता है और अंदर K+ हो जाता है। तो मतलब वापस से हाइपर पोलराइज से पोलराइज स्टेट करने के लिए जो है वो एटीपीएस पंप यूज होता है, जो मैंने आपको पूछा था पहले क्वेश्चन के क्यों है और इसका क्या फंक्शन है। तो इसीलिए है कि हाइपर पोलराइज करके तो छोड़ देता है एक्शन पोटेंशियल, उसको वापस पोलराइज करने ही नहीं देता है। वो कौन करता है पोलराइज, वो एटीपीएस पंप पोलराइज करता है ताकि वो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाए जहां पे जो वोल्टेज थी -70 मिलीवोल्ट थी। समझे इतना? फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, बस वो मैं पढ़ाऊंगी।
अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है जिसमें ऐसा बताया है कि करंट की कंडक्शन कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो मैं आपको बताऊं। देखो नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये तो हमें पता है। जैसे ही स्टिम्युलस आएगा, मान लो इधर स्टिम्युलस आया, ये साइड ए है, ये साइड बी है, बी ए साइड पे स्टिम्युलस आया, तो वो क्या करेगी, डीपोलराइज करेगी, यानी बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, और ये वाला तो ऐसे नॉर्मल ही रहेगा। तो ये इस वजह से चार्जेस का जो है वो चेंज आएगा। ये ए साइड है, ये बी साइड है, चार्जेस जो चेंज आएगा। तो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए बाहर वाला बी टू ए फ्लो करेगा, जिससे आगे बनेगा ये नाउ इम्पल्स है हमारा, ये ए साइड, ये बी साइड, यहाँ पर करंट इधर फ्लो करेगा तो पॉजिटिव अंदर आ जाएगा और ये पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। इस तरीके से वो नॉब अपने ही अंदर आगे आगे ट्रांसफर होता रहता है। ऐसा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको क्या समझना है कि सिर्फ करंट की सर्किट कंप्लीट हो रही है। करंट की सर्किट कंप्लीट होगी तो इंपल्स ट्रांसफर होगी ए टू बी। समझे, इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, बेसिकली इंपल्स में इन लोगों ने थोड़ा बहुत करंट का कंसेप्ट डाल दिया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए आगे ट्रांसमिशन हो रहा है इंपल्स का। दैट्स इट, इतना ही है नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।